मैं श्याम मोहन मौर्य एक बार फिर से मैथ मंत्रा चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 8 को हल करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 में दिया क्या गया है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एक फलन दिया गया है प्रचित्रण। ये कह रहे हैं कि जो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में हो रहा है, इस प्रकार है कि एक कंडीशन इन्होंने दिया कि एफ ए बी बराबर बी ए हमको मिल रहा है, एक एकाएकी आच्छादी फलन है। यही हमको सिद्ध करना है कि यह एक एकाएकी आच्छादी फलन है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। और हल करते समय हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न में कह रहे हैं कि ए और बी दो समुच्चय हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ कहते हैं कि माना ए बराबर हमने कुछ और ले लिया समुच्चय में 1 2 3, सपोज दैट यही हमने ले लिया कि समुच्चय इस प्रकार से है। और आपका समुच्चय बी जो है उसमें अवयव क्या है 4 5 6। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। अब प्रश्न में दिया गया है ए क्रॉस बी। अब हम लोग जानते हैं अगर दो समुच्चय हमारे पास है, अगर हम उसका ए क्रॉस बी करते हैं तो यानी कि हम सीधे सीधे दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ए क्रॉस बी अब हम लोग निकालेंगे। और जो छात्र दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात करना अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो हमारे पिछले वीडियो पर जाइए, संबंध और फलन में हमने इसकी चर्चा किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ सीखना चाहें सीख सकते हैं। पहले समुच्चय का पहला अवयव लेते हैं और दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ इसका संबंध स्थापित करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार अब पहले समुच्चय का दूसरा अवयव लेते हैं 2 और दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ इसका संबंध बनाते हैं। अब तीसरा अवयव लेते हैं पहले समुच्चय से, तो क्या बनेगा 3 4 3 5 3 6। अब आप देखना चाहें कि आपका कार्तीय गुणनफल सही है या नहीं है, तो दोनों में जितने अवयव हैं दोनों का गुणा कर दीजिए, उतने युग्म आपको मिलने चाहिए। तो 3 त्रिका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार अब प्रश्न में बी क्रॉस ए भी दिया है तो उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बी क्रॉस ए ज्ञात करना चाहें तो सभी छात्र यहाँ ध्यान देंगे, जब ए क्रॉस बी होता है तो पहला समुच्चय ए होता है, दूसरा समुच्चय बी होता है। जबकि यदि आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब पहला समुच्चय बी होगा, दूसरा समुच्चय ए होगा। तो जैसे हमने पहले का किया वैसे दूसरे का किया। आप भी इस पे अभ्यास कर सकते हैं और बी क्रॉस ए के सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है। कह रहे हैं कि एफ ए बी बराबर हमको क्या मिलेगा बी ए, यानी कि अगर हम लोग ए और बी का कुछ वैल्यू रखें तो हमें दाहिने पक्ष में जो प्रतिबिंब मिल रहा है वह बी ए के रूप में मिल रहा है। यानी कि अगर हमारे पास सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 4 है, अगर हम बाएं पक्ष में एक जगह 3 बी की जगह 4 रखते हैं तो दाहिने पक्ष हमको 4 3 मिलना चाहिए। चलिए अब हम इसको आकृति विधि या आरेख विधि या तीर आरेख विधि से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब दो समुच्चय यहाँ पर हम लोगों को मिला था ए और बी, लेकिन जो फलन या प्रचित्रण हो रहा है वह ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में हो रहा है। यानी कि यहाँ हम लिखेंगे ए क्रॉस बी और ये आपका क्या बन गया प्रांत बन गया। दूसरा आपका क्या मिल रहा है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए यह आपका सह प्रांत बन गया। और एक फलन यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से।
अब हम लोग देखते हैं, पहले समुच्चय से उठाते हैं पहला अवयव। जैसे हमने एक मान लिया, b बराबर 4 मान लिया, तो हमको मिलना क्या चाहिए? अगर यहाँ 1 4 है तो हमको क्या मिलना चाहिए? 4 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं क्या b क्रॉस 1 में 4 a है? निश्चित रूप से है। उसी तरीके से अगर हमारे पास 1 5 है तो क्या मिलना चाहिए? 5 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है। अगर 2 4 है, सपोज 2 4 है, तो क्या मिलना चाहिए? 4 2 मिलना चाहिए, 4 2 भी हमारे पास है। तो इसको आप देखते जाइए कि जो a क्रॉस b में हम लोग रख रहे हैं उसके लिए b क्रॉस में वो क्रमित युग्म हमारे पास है या नहीं है? अवश्य है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी क्रमित युग्म रखते जाएंगे तो हमको यह इसका प्रतिबिंब मिलता जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन एकैकी है। फलन एकैकी है। और दूसरे बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं क्या यह आच्छादक है या नहीं है। तो आप यहाँ b क्रॉस का कोई भी अवयव ले लीजिए, जैसे जो बाकी रह गया है उसको ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 1 हमने लिया है तो 5 2 ले लेते हैं। अगर हमने 5 2 लिया तो देखिए हमारे पास ये 5 2 कब प्रतिबिंब बनेगा? जब हमारे पास 2 5 होगा। और a क्रॉस b में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 2 5 है। और अगर हम 6 1 लेते हैं प्रतिबिंब के रूप में तो प्रांत में हमको क्या मिलना चाहिए? 1 6 मिलना चाहिए। तो a क्रॉस b में आप जाके देखिए आपके पास 1 6 भी है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि b क्रॉस a में हम कोई भी क्रमित युग्म ले लें उसके लिए a क्रॉस b में कोई न कोई क्रमित युग्म अवश्य है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर समुच्चय b क्रॉस a में, या हम कह सकते हैं सह प्रांत में, ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो कि प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। इसका मतलब यह दिया गया फलन आच्छादक फलन भी है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन आच्छादक है। आच्छादक है। अब चूंकि ये हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एकैकी आच्छादी फलन है। देखिए एकैकी आच्छादी या एकैकी आच्छादक फलन होने के लिए हमारे पास फलन के दोनों ही रूप होने चाहिए। यानी कि फलन एकैकी भी होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि फलन एकैकी भी है और फलन आच्छादक भी है। इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन एकैकी आच्छादी है। एकैकी आच्छादी है। तो एक उदाहरण के द्वारा a और b के कुछ अवयवों को लेकर के हमने a क्रॉस b और b क्रॉस a प्राप्त किया। उसके द्वारा हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये दिया गया फलन एकैकी आच्छादी फलन है। अगर आप इस पर अभ्यास करना चाहते हैं तो a बराबर कोई अवयव ले लीजिए, b बराबर कोई अवयव ले लीजिए, उसके बाद a क्रॉस b क्रॉस a आप प्राप्त कीजिए। आप देखिए जब इनका वैल्यू आप क्रमित युग्मों को a क्रॉस b और b क्रॉस a में रखेंगे तो आपको फलन एकैकी और आच्छादक दोनों मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं फलन एकैकी आच्छादी दोनों है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि समस्त n एलिमेंट ऑफ n, देखिए यहाँ पे जो छोटा n है ये क्या है? अवयव है। और ये बड़ा कैपिटल N जो है क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या की बात यहाँ हो रही है। के लिए कह रहे हैं कि Fn, जहाँ पे एक चिन्ह फलन दिया गया है, ये कह रहे हैं कि Fn बराबर n+1/2 होगा यदि n विषम है, और Fn बराबर n/2 होगा यदि n सम है। द्वारा परिभाषित एक फलन, ये प्रचित्रण बन रहा है कहाँ? प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बन रहा है। तो कह रहे हैं कि बतलाइए कि क्या फलन यह एकैकी आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं
कि यह दिया गया जो फलन है क्या यह एकाएकी और आच्छादक दोनों है या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए हल करते हैं। और हल करने के लिए हम, चूंकि यहाँ पे जो फलन हो रहा है वो किस में हो रहा है, नेचुरल नंबर में हो रहा है, इसलिए हम n बराबर, यहाँ n क्या है, अवयव है। कौन सा अवयव है, प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है। तो हम चलिए यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से रखते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हमको Fn बराबर क्या मिलता है। पहला देखते हैं n बराबर 1 के लिए, और एक क्या होता है, विषम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि विषम है। अगर ये विषम है तो फार्मूला क्या लगेगा, F1 बराबर n+1/2, यानी कि 1-1/2, तो बराबर हमको क्या मिला, 2/2, यानी कि हमको यहाँ मिल गया 1। तो F1 की वैल्यू क्या मिली, 1। n बराबर 2 अगर हम लोग रखते हैं तो n क्या है, n बराबर 2 सम है। अगर ये सम है तो F2 के लिए हम क्या कहेंगे, n/2 वाला फार्मूला लगाएंगे। n बराबर 2 तो यानी 2/2 यानी कि 1। अब यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज़ तो एक क्लियर हो गया कि यह एकाएकी फलन कतई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा है और 2 का प्रतिबिंब भी 2 बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको आरेख द्वारा दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। चलिए 2 समुच्चय हमने ले लिया। दोनों समुच्चय कैसे हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं, कैपिटल N। पहला समुच्चय हम लोग हर बार क्या मानते हैं, प्रांत मानते हैं, जबकि दूसरा समुच्चय क्या मानते हैं, सहप्रांत मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि n बराबर 1 रखने पर हमको प्रतिबिंब क्या मिला था, 1 मिला था। n बराबर 2 रखने पर भी हमको प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। सॉरी 1 लिख दिए हैं तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 2 1 दोनों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अब चूंकि यहाँ पर यह एकाएकी फलन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में 1 ही अवयव बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं, चलिए आच्छादक के लिए, अब हम लोग आच्छादक के लिए देखते हैं। हम जानते हैं कि आच्छादक के लिए सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी कि फलन का परिसर बराबर फलन का सहप्रांत होना चाहिए। अब Fx बराबर क्या होता है, y होता है, लेकिन x जगह हमें क्वेश्चन में क्या दिया, n दिया, इसलिए Fn बराबर क्या होगा, y होगा। अगर हम विषम वाला लेते हैं तो Fn जगह क्या रखेंगे, n+1/2 बराबर y। तो इसको हम हल करेंगे तो n बराबर 2y - 1 हमको मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम सम के लिए आगे बढ़ते हैं तो Fn बराबर y, n/2 बराबर y, तो इसलिए n बराबर क्या मिलेगा, 2y मिलेगा। अब हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि n की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है। तो यहाँ पे y बराबर, चलिए हम ले लेते हैं, 1 हमने लिया है तो 2 3 4 5 डॉट डॉट रख के देखते हैं। अगर हम y बराबर 2 लेते हैं तो 2 क्या है, सम है। अगर सम है तो इस समीकरण में रखा जाएगा। तो यहाँ से हमको n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर 2 × 2, यानी कि हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो 3 लेंगे, y बराबर जब 3 लेंगे तो 3 क्या है, विषम है, तो n की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, 2y - 1 से मिलेगी। और इसलिए यहाँ पर n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 तिहाई 6 में से 1 निकलेगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम 4 रखते हैं y बराबर, तो वो 4 क्या है, सम है, 4 दूनी 8 हमको मिलेगा। यानी कि 4 रखने पर, 2 रखने पर 3 रखने पे 4 रखने पर हमको क्या मिल जाएगा,
n बराबर हमको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग फिर से वापस अपने आकृति में पहुँचते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए y का मान, यानी कि हमेशा y क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अगर हम यहाँ 2 रख दिए तो हमको क्या मिला, यहाँ पे 4 मिला, यानी कि 4 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अगर हमने y बराबर 3 रख दिया तो हमको n बराबर क्या मिला, 5 मिला। तो यहाँ से 5 का प्रतिबिंब 3 बन रहा है। y बराबर 4 लेने पर हमें n की वैल्यू क्या मिली थी, 8। तो यहाँ हम 8 रखेंगे और ये आपका मिल जाएगा 8 का प्रतिबिंब बन जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरे वाले समुच्चय में, यानी कि सहप्रांत में आप कोई भी अवयव रख के देख लीजिए। आगे चलकर कोई भी अवयव रखते जाइए, यह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए फलन आच्छादक है। फलन, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या फलन एकाकी आच्छादी दोनों है, यानी कि एकाकी आच्छादी है। तो हम कहेंगे कि फलन, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया कि फलन एकाकी तो है लेकिन एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। तो हम कहेंगे कि यह फलन एकाकी आच्छादी नहीं है, क्योंकि एकाकी आच्छादी होने के लिए फलन का एकाकी होना और आच्छादी दोनों होना आवश्यक था। इसलिए हम कहेंगे कि यह फलन एकाकी आच्छादी नहीं है। चलिए हम इसको लिखते हैं कि चूंकि फलन आच्छादी है किंतु एकाकी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे फलन एकाकी आच्छादी नहीं है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 का अध्ययन किया और इसको समझा कि बहुत ही आसान तरीके से हम फलन के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। अगर आपको मैथ मंत्रा चैनल पर प्रश्नों को बड़े ही आसानी से समझने में सुविधा हो रही है तो आप मैथ मंत्रा चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो गणित विषय पे बनाए जाएं वो घर बैठे आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद।